नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे स्टूडेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार में अपन ने 12 से लेकर 15 तक अनुच्छेद है वो देख लिए थे। आज अपन देखेंगे 16 से लेकर 22 तक अनुच्छेद। ठीक है, आगे बात समझ में। अपन ने एक ट्रिक देखी थी, कौन सी? विभिन्न ऐसे बचता है कि उपाधियां। तो 16 नंबर पर कौन सी थी? लोक नियोजन थी। लोक से आपने कौन पढ़ा था? क्या पढ़ा था? लोक नियोजन। क्या पढ़ा था? लोक नियोजन। क्या पढ़ा था? अरे लोक नियोजन पढ़ा था। ठीक है, आगे बात समझे। लोक नियोजन ये जो 16 अनुच्छेद है उसमें सब अनुच्छेद है, मतलब इसके अंदर भी कुछ है। कितने हैं? 6 है। क्या कहते हैं? 6 के 6 अपन देखते हैं कि लोक नियोजन में सभी को क्या यानी सरकारी सेवाएं। लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है? सरकारी सेवाएं। सरकारी सेवा में सभी को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। किसी को डाउट नहीं। लोक नियोजन में धर्म, मूल, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान हो गया आदि के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? सरकारी सेवा में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है निवास के आधार पर बाध्यता, यानी किसी क्षेत्र के विशेष के लिए निवासियों के लिए आरक्षण देना है। जैसे टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया हो गया, उससे रिलेटेड कौन सा है? 16(3) है। कौन सा है? 16(3) है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में क्या करना? आरक्षण देना। ठीक है, आगे समझ में। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से है, जो पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देना। 15 में क्या पढ़ा था? शिक्षा में क्या करना? आरक्षण देना। 16 में क्या है? सरकारी सेवाओं में यानी लोक नियोजन में क्या है? इनको आरक्षण देना। धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों के लिए स्थान आरक्षित करना। आगे समझ में। सामान्य वर्गों को सेवाओं में 10% आरक्षण। जैसे कौन सा हो गया? जैसे ओबीसी का आरक्षण हो गया, एससी एसटी का आरक्षण हो गया, इत्यादि चीज कौन सी आती है? इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 17 की बात करें अपने तो कौन सी? एस प्रस्ताव का एस प्रस्ताव क्या है? एस प्रस्ताव। देखो ये आर्टिकल है वो गांधी जी से प्रभावित है। ये आर्टिकल है वो किससे प्रभावित है? गांधी जी से प्रभावित। दूसरी बात क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोई बात नहीं दोस्तों, लाइट जाने की वजह से रोकना पड़ा वीडियो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 में लाया गया। एक्ट लाया गया कौन सा? 1989 में लाया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट लाया गया ताकि छुआछूत को रोका जा सके। ठीक है, इसीलिए ये गांधी जी से प्रभावित है। उपाधियों का अंतर मैंने बताया था कि कोई भी अपना उपाधि नहीं लगा, ऐसे ही नहीं लगा सकते। तो 2 ही आदमी लगा सकते हैं। कौन कौन से? ये तो सेना व शिक्षा में उपाधि दे सकते हैं। जैसे प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर लग गया, कर्नल लग गया, किसी के आगे मेजर लग गया, वो अपने आगे क्या लगा सकते हैं? आरएस अधिकारी हो गया। तो वो जो सेना में आरएस अधिकारी इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो सेना में जैसे मेजर हो गया, कर्नल हो गया, ये उपाधियां है वो लगा सकते हैं। किसमें? आर्टिकल 18 के अंतर्गत आते हैं कि सेना व शिक्षा में उपाधि दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। फिर अपने 2 नंबर में कौन सी देखे थे? 2 नंबर कौन सा? अपना स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 में अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूव, रेजिडेंस, प्रोफेशनल। मेरे साथ साथ दोहराओ। स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूव, रेजिडेंस, प्रोफेशनल। हिंदी में बात करें तो भाषणीय अभिव्यक्ति, सभा, संघ, भ्रमण, निवास, व्यवसाय। इनमें मतलब किसी देश की अखंडता एकता को प्रभावित न करे, जो तत्व न करे, वहां पर अपनी स्वतंत्रता है वो चला सकते हैं। जैसे अपन कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं। आज किसी को भी ज्ञान देना हो तो वो कहीं पर भी दे सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी अपने बैठक बुला सकता है, कहीं पर भी मीटिंग कर सकता है, इसके लिए भी कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। अपना खुद की यूनियन बना सकता है वो, इसके लिए भी किसी की मतलब अनुमति लेके बना सकता है। उसके लिए क्या है? उसके पास स्वतंत्रता है। यूनियन बनाने की भी, एक संघ बनाने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। जैसे हमारे
देश में कई प्रकार के, राजस्थान में भी बात करें तो कई प्रकार के संघ है, कई प्रकार की समितियां हैं, कई प्रकार की संघ है, जैसे बेरोजगारों के लिए अलग है, इस प्रकार से संघ है। भ्रमण, मूव यानी भ्रमण, कहीं पर भी अपन घूमने जा सकते हैं भारत के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे मिलिट्री एरिया हो गया, उसमें जाने, उसमें हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो अपने को इंटरफेयर नहीं करने देते। तो ऐसे कुछ एरिया है जहां पर अपने देश की एकता और अखंडता पर आंच है, तो वहां पर अपने को क्या है, घूमने नहीं देते। देश की एकता और अखंडता को जो तत्व प्रभावित करे वहां वो अपने को स्वतंत्रता नहीं है। रेजिडेंस कहीं पर भी रह सकते हैं, व्यवसाय कोई भी बिजनेस जो लीगल हो वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 डबल जियोपार्टी या दोहरा निषेध। मान लो डबल जियोपार्टी मतलब एक आदमी को दो सजा नहीं दे सकते। जैसे किसी ने मर्डर किया, किसी ने मर्डर किया और उसको 20 साल की सजा हुई, ठीक है, फिर मामला सामने आता, उसी दिन सामने आता कि उसी दिन एक मर्डर हो गया, तो उसकी सजा में है वो डबल, मतलब ये नहीं है कि जब मान लो कि इसको 20 साल की सजा हो गई मर्डर में, और 20 साल पूरा होने के बाद में कहेंगे तो आपको तो फांसी की सजा सुनाएंगे हम, ऐसा नहीं कर सकते। या फिर 20 साल की सजा हो गई और उसके बाद बोल देंगे नहीं 20 साल आपको और रहना है, भाई हमें आपका व्यवहार अच्छा लगा, आप 20 साल यहाँ और रहो, हमारे जेल की शोभा बढ़ाओ, ऐसा अपने इनको नहीं बोल सकते। या और एक जैसे कोई मुजरिम है तो उस मुजरिम को खुद के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का दबाव नहीं डाल सकते। जैसे किसी ने मान लो चोरी की, ठीक है, क्या की चोरी की तो उसको ये नहीं बोल सकते अपन कि जब तूने चोरी की है तो तेरे विरुद्ध के हाँ जी मैंने चोरी की है, ये एविडेंस है, ऐसा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। 21वां अनुच्छेद क्या है, जीवन जीने का अधिकार। भाई जो अगर मान लो कोई कानून है, कानून के तहत उसने मान लो कोई मर्डर किया है, फिर कोई और जिसकी सजा मान लो मौत है, ठीक है, फांसी की सजा है, तो उसको उसके अलावा यानी जो कानून निर्धारित करता है उसके अलावा उसको जीवन जीने का अधिकार है। जैसे आप बिल्डिंग पर चढ़ जाओ और आप बोलोगे मुझे तो यह काम करना है वरना मैं तो मरूंगा, तो पुलिस आएगी तो वो आपको पूरा बचाने का काम करेगी, और वो बचाने का काम इस आर्टिकल के तहत ही करते हैं, आपको जीवन जीने का अधिकार इसी के तहत है। फिर इसके अंदर एक अनुच्छेद और 21 है कि 6 से 14 वर्ष बालकों को क्या है, अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। फिर 22वां गिरफ्तारी, 22वां अनुच्छेद किससे संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित। इसमें क्या है भाई कि जिसको गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में, न्यायालय में पेश करो, ठीक है। और उसको अगर आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो आप उससे पूछने का अधिकार रखते हो कि मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, किस जुर्म में मुझे मेरी गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं बताया कि एक महिला ही अरेस्ट कर सकती है उस थाने के अंदर, और सूर्य अस्त के बाद सूर्योदय से पहले किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए तो एक महिला ही अरेस्ट करेगी, उससे जिस थाने में रखा जाए वहां पर भी लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए। ये बात जब आप महिला एवं बाल अपराध पढ़ोगे, राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे, तब काम में आएगी। आपको समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक कानून आता है निवारक निरोध कानून, ये अपराध को रोकने के लिए होता है। जैसे मतलब है दो आदमी है, एक तो ए है दूसरा बी है, इस ए ने धमकी दे दी बी को कि तेरे को तो भाई ठोकेंगे, गोली मारेंगे तेरे को। ये गया पुलिस स्टेशन, सी आदमी ने, सी कौन सा पुलिस स्टेशन, और जाके बोला जी मेरे को तुम मारेगा, तो ये क्या करेंगे, इसको है वो अंदर रख लेंगे, सेफ्टी के लिए अंदर रख सकते हैं। या फिर ये एक शहर है, ये पुलिस स्टेशन है, और ये एक आतंकवादी है, या मान लो ऐसे पुलिस वालों को अंदेशा हो जाए कि मान लो 15 तारीख को यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो इसको बिना रीजन बताए 2 महीने तक ये अंदर रख सकते हैं। आगे बात समझे, यानी ये कानून है अपराध करने से रोकने के लिए, अपराध करने से पहले अरेस्ट कर दिया जाता है। आगे बात समझे। आशा करता हूँ आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जय हिंद।